आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका सभी को डर था, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया को उन्होंने पहले टेस्ट में हराया था, उससे कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो सेकंड जो टेस्ट मैच है उसमें भी पलटवार करें, और हुआ वही। क्योंकि इसका यदि सीधा सीधा देखा जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसके पहले न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के अगेंस्ट 2 टेस्ट पूरी तरीके से हार कर आई थी, और उसमें से एक टेस्ट में तो वो 86 पर ही आउट हो गई थी। तब ऐसा कहा जा रहा था कि जो टीम इंडिया है, जिसने बांग्लादेश की टीम को या बांग्लादेश जैसी टीम को 2 टेस्ट में बुरी तरीके से हराया था, और वो जबकि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर आई थी, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के जो हौसले थे वो बुलंद थे। और न्यूजीलैंड की टीम जो कि 1955 से लगातार इंडिया में आ रही है, लेकिन अभी तक कभी वो टेस्ट नहीं जीत पाई है या टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। इसके पहले केवल वो 2 टेस्ट जीते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है या पूरी टीम इंडिया है, उनको बिल्कुल हल्के में ले रही थी, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा, और टीम लगातार 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जैसी टीम से हार गए, और वो भी जबकि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन उनके साथ नहीं थे। वे चोटिल हैं और वो इस समय टीम से बाहर हैं। इसलिए कहीं ना कहीं टीम इंडिया को इनको हल्के में लेना एक तरीके से भारी पड़ गया, क्योंकि सेकंड टेस्ट की यदि बात की जाए तो सेकंड टेस्ट में जो स्पिन ट्रिक बनाया गया था, और वो उस तरीके से स्पिन नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी टीम इंडिया के जो बैटर थे, खास करके टीम इंडिया की धुरी जिसके आसपास बैटिंग घूमती है, वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों बिल्कुल लय में नजर नहीं आए। यदि बात की जाए तो इसके पहले जो 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट हुए थे और 2 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट हुए हैं, इसमें यदि 8 पारियों में रोहित शर्मा की बात की जाए तो उनके केवल 104 रन हैं। वहीं बात की जाए विराट कोहली, तो विराट कोहली उनसे थोड़े से आगे हैं। उनके 8 इनिंग्स में 187 रन हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से दोनों के नाम है, उसके हिसाब से ये रन बिल्कुल भी नहीं है। वहीं न्यूजीलैंड की यदि देखा जाए तो न्यूजीलैंड के खास करके रचिन रविंद्र और कॉनवे और तो ओ लेथम, ये तीनों ने जिस तरीके से बैटिंग की है वो बड़ी काबिल तारीफ है। टीम इंडिया की यदि सेकंड टेस्ट की बात की जाए तो फर्स्ट टेस्ट की तरह सेकंड टेस्ट में भी फर्स्ट इनिंग में टीम इंडिया को क्या मालूम क्या ऐसा भूत लग जाता है, क्या हो जाता है कि आप फर्स्ट टेस्ट देखेंगे उसमें भी वो केवल 46 रन पर ऑल आउट हो गई, और यहाँ पर भी बात की जाए तो वो 156 पर आउट हुई। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा 2 टेस्ट में भुगतना पड़ा, क्योंकि सेकंड टेस्ट की यदि बात की जाए तो सेकंड टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम ने टीम इंडिया को 359 का एक मुश्किल टास्क दिया था। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया की स्टार्टिंग हुई बड़ी तेजी से, लेकिन फिर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। फिर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने शानदार बैटिंग करी। यशस्वी जायसवाल के तो कहने क्या, उन्होंने शानदार 77 रन बनाए, और वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के खेमे में लंच तक खलबली मच चुकी थी, और उनको लग रहा था कि ये पासा उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे और न्यूजीलैंड को आखिरकार अपनी फील्ड पूरी खोलनी पड़ी। लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट हुए उसके बाद तो टीम इंडिया में ऐसी खलबली मच गई, और इसका खामियाजा या इसका जो एक तरीके से नजर आई वो आई थी ऋषभ पंत की बैटिंग में। वो इतनी हड़बड़ी में दिखे कि वो 1 रन लेने के चक्कर में खुद ही रन आउट हो गए। वहीं सरफराज की बात की जाए तो सरफराज भी उस लेवल नजर नहीं आए। वहीं विराट कोहली जो काफ़ी अच्छे खेल रहे थे, लेकिन उनको जो अंपायर हैं उनका एक गलत डिसीजन के कारण उनको एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया, और जिस तरीके से बॉल लेग स्टंप पर लग रही थी उससे जो भी अंपायर होता है उस अंपायर को आउट नहीं देना था, लेकिन अंपायर ने उनको आउट दिया, और वो कहीं ना कहीं गुस्से में भी दिखे हैं। और एक गुस्सा इसके लिए भी था कि उनको लग रहा था कि इस बार वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको आउट दिया गया उसके बाद वे बड़े गुस्से में नजर आए। और कहीं ना कहीं केवल टीम इंडिया जो यह मैच हारी है वो केवल 134 रन से हारी है, और ये यदि रन देखे जाएं
तो ये रन जिस टीम इंडिया के रोहित शर्मा और विराट कोहली से इतनी उम्मीद की जाती है। वहीं शुभमन गिल की बात की जाए तो शुभमन गिल जो स्टार्टिंग अच्छी करी थी, लेकिन वे भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। और यदि देखा जाए तो इस पिच पर ऐसी कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी कि आप नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि यदि लास्ट के बैटर देखे जाए, खास करके रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, यही और तो और आकाशदीप ने भी अच्छी खासी बॉल खेली लास्ट में। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो बैटर्स की बात की जाए, खास करके टॉप ऑर्डर की, तो टॉप ऑर्डर में यदि यशस्वी जायसवाल छोड़ दिया जाए तो बाकी बैटर बिल्कुल लंबे नजर नहीं आए। ठीक है कि ये जो पिच थी वो स्पिन ट्रैक थी, लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये कोई 5वां दिन नहीं था, ना कोई चौथा दिन था, ये केवल तीसरा दिन था। बॉल घूम रही थी, लेकिन उस तरीके से बॉल नहीं घूम रही थी। वहीं न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग करी दोनों इनिंग्स की यदि बात की जाए, और एक बार फिर उन्होंने 1955 के बाद पहली बार टीम इंडिया को हराकर सीरीज अपने नाम की है। इसके पहले टीम के बड़े बड़े धुरंधर टीमें आई हैं न्यूजीलैंड की यदि बात की जाए, लेकिन कोई भी ये कारनामा नहीं कर पाई थी, और वो कारनामा न्यूजीलैंड जैसी टीम ने कर दिखाया है। वहीं रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 12 साल के बाद तो ऐसा चल सकता एक बार। लेकिन रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा इसके पहले भी जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसमें भी उन्होंने आते से ही कहा था कि चलाओ तलवार, मुझसे गलत डिसीजन हो गया है। तो कहीं ना कहीं हर बार कुछ ऐसा कहकर रोहित शर्मा साफ बच जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों टेस्ट मैच में देखा जाए तो टेस्ट मैच में जरूर गलती एक तरीके से मैनेजमेंट की हुई है। फर्स्ट टेस्ट में देखा जाए तो जिस तरीके की पिच थी वहां पर आपको 3 पेसर खिलाने थे, लेकिन वहां पर आपने 3 स्पिनर खिलाए। वहीं सेकंड टेस्ट की बात की जाए तो सेकंड टेस्ट में आपकी बॉलिंग उस तरीके से लय में नजर नहीं आई। वहीं यदि रोहित शर्मा की बात की जाए कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी में बड़ा फॉल्ट नजर आए। खास करके जब न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की जब बैटिंग चल रही थी तो जैसे ही कुछ रन बनने लगते हैं वैसे ही रोहित शर्मा पूरी फील्ड खोल देते थे, और कोई भी नया बैटर आता था तो वो आसानी से सिंगल ले रहा था। जबकि वहीं न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की टीम ने यशस्वी जायसवाल के सामने भी अपनी फील्ड नहीं खोली थी। वहीं सरफराज के सामने भी उन्होंने टीम या उनकी जो फील्ड थी वो अंदर ही रखी थी, और कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सरफराज आउट हो गए। तो इस तरीके से रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी है उसमें भी बड़े बड़े फॉल्ट हैं। अब बात की जाए तीसरे टेस्ट की, तो तीसरा टेस्ट जो कि मुंबई में 1 नवंबर को खेला जाएगा। अब टीम इंडिया इस दुविधा में है कि यहाँ पर किस प्रकार की पिच बनाई जाए, क्योंकि दोनों तरह की पिच बनाकर देख चुके हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि टीम इंडिया या इस टेस्ट के लिए किस प्रकार की पिच दी जाए, जो कि टीम इंडिया को यह टेस्ट जीतना जरूरी है, क्योंकि यदि उसको WTC में जिंदा रहना फाइनल पहुंचने के लिए तो उसको यह टेस्ट में जीतना जरूरी है। और इसके बाद के जो 5 टेस्ट है उसमें से भी कम 4 टेस्ट में जीतना जरूरी है। अब देखना है कि टीम इंडिया जो थर्ड टेस्ट है उसमें किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। इस थर्ड टेस्ट के बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।